नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेज अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि हम आपके मन के अंदर के डर को जगाएं और आपको वो एक्सपीरियंस देने की कोशिश करें कि आप थोड़े समय के लिए अपनी रोजमर्रा की स्ट्रगल, परेशानियां, थकान को भूलकर एक पारलौकिक दुनिया के रहस्यों का अनुभव करें। भूत, पिशाच, जिन्न, दानव, काली शक्तियां सच में होते हैं या नहीं, हम इस बात का दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन सदियों से यह हमारे लोक कथाओं, मान्यताओं और आम चाल चलन की जिंदगी का हिस्सा है, तो हम सिरे से इसे खारिज भी नहीं कर सकते। पर हम यह जरूर कहना चाहेंगे, कोई भी काली या नेगेटिव शक्ति भगवान या परमेश्वर से ऊपर नहीं हो सकती। जिन्होंने हम सबको बनाया है वह हमारी रक्षा भी करेंगे। आप इन कहानियों को मनोरंजन के रूप में ही लें, यह हमारी आपसे प्रार्थना है। हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम अपनी कहानियों को जितना हो सके उतना शालीन रखें, ताकि आप इन कहानियों को अपने परिवार के साथ भी बिना किसी झिझक और असहजता से सुन सकें। हमारी आज की कहानी आज के समाज की एक वास्तविकता को बताने की कोशिश करती है कि इस मॉडर्न समय में कुछ लोगों के लिए प्यार, रिश्ते नातों और मानवीय संवेदनाओं की कोई कीमत नहीं। आदमी अपने स्वार्थ में इतना तल्लीन हो गया है कि उसे अपने सिवाय किसी से शायद प्यार नहीं है और अपने स्वार्थ को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, और इस सत्य को कोई भी नहीं झुठला सकता। चलिए, एक नए रोमांच की दुनिया में, जहां प्यार, विश्वास, धोखे और बदले का ऐसा डरावना ताना बाना बुना गया है कि आप यह सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या यह सच में हो सकता है। इस कहानी की शुरुआत देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सोलन के पास बद्दी शहर से होती है। वैसे तो बद्दी शहर आज के आधुनिक हिमाचल प्रदेश का एक औद्योगिक शहर है, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री स्थापित है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहां पर स्थापित है। इसी शहर के बाहर एक सुंदर औपनिवेशिक बंगला है। यह बंगला चीड़ के ऊंचे पेड़ों और घने जंगल के बीच स्थित है। बंगले की दीवारें पुरानी लेकिन मजबूत हैं। आसपास शांति का वातावरण है और पक्षियों के चहचहाने के अलावा कोई शोर नहीं है। बंगले के पीछे थोड़ी दूर पर एक छोटी सी नदी बहती है, जिसमें बहने वाले पानी की आवाज रात को बंगले तक आती है। सचमुच स्वर्ग का एहसास होता है वहां पर। शाम के 6:30 का समय है और तभी बंगले के बाहर छोटी सी सड़क से एक कार आती हुई बाहर पार्किंग में रुक जाती है। कार से एक 28 साल 6 फुट का आकर्षक नौजवान बाहर निकलता है। यह है विक्रम। रंग गेहुआ और करीने से ट्रिम की हुई दाढ़ी उस पे बहुत जच रही है। वैसे तो विक्रम दिल्ली में पला बढ़ा है, लेकिन उसका मन बड़े शहर की चकाचौंध से भर गया था, तो जब उसे यहां हिमाचल प्रदेश में जॉब ऑफर हुई तो वो यहां पर शिफ्ट हो गया। विक्रम बद्दी में एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी में वैक्सीन डेवलपर है। घर पर सिर्फ उसकी मां स्नेहलता और काले रंग का लेब्राडोर कुत्ता मैक्सी है। कुछ साल पहले उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तब से विक्रम और उसकी मां एक दूसरे का सहारा थे। मैक्स की उछल कूद के कारण घर में हलचल मची रहती थी। विक्रम और मां स्नेहलता मैक्स से बहुत प्यार करते थे और मैक्स भी उनके लिए जान दे सकता था। घर के अंदर आते ही मैक्स विक्रम पर छलांग लगाकर इधर उधर दौड़ने लगता है। तभी मां स्नेहलता किचन से बाहर निकलती है। विक्रम को देखकर मां पूछती है, तू आ गया बेटा? अभी अभी मैंने तेरे फेवरेट गोभी के पकोड़े बनाए हैं। बता, यहीं अंदर ही चाय पिएगा या बाहर गार्डन में? विक्रम चहकते हुए जवाब देता है, मेरी प्यारी मां, आपको कैसे पता चला मेरा पकोड़े खाने का मन है? यू आर द बेस्ट मदर इन द होल वर्ल्ड। मां बोलती है, अच्छा बटर लगाना बंद कर और यह बता, यहीं पर चाय लगा दूं या बाहर? विक्रम कहता है, मां आज मौसम बहुत अच्छा है, बाहर ही चाय पीते हैं। मैं बस फ्रेश अप होके अभी आया। यह बोलकर विक्रम वॉशरूम में चला जाता है और मां बाहर गार्डन में चाय टेबल पर लगा देती है। विक्रम फ्रेश होकर गार्डन में आकर मां के साथ बैठ जाता है। स्नेहलता जी भावुक होकर विक्रम से कहती हैं, बेटा, तेरे पापा होते तो यह जगह देखकर बहुत खुश होते। मुझे इस जंगल में अकेलेपन का डर सताता है। विक्रम मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मां, मैं और मैक्स तो है ना, और यह शांत वातावरण मुझे सुकून देता है। दिल्ली की भीड़भाड़ से दूर यही जिंदगी चाहिए थी। मैक्स फेंसिंग के पास खड़ा होकर गुर्राने लगता है। बाहर से ठंडी हवा चल रही है। स्नेहलता जी कहती हैं, मैक्स ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे लगता है इस जगह पर कुछ अजीब है।
विक्रम हंसकर बोलता है, माँ ये जंगल है, हो सकता है कोई जानवर हो, आप तो बस चाय और पकौड़ों पर फोकस करो, बहुत टेस्टी बने हैं। विक्रम और माँ थोड़ी देर तक बाहर ही बातें करते हैं और फिर घर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात का खाना खाकर स्नेहलता जी और विक्रम अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। सुबह विक्रम जल्दी उठ जाता है। माँ पहले से ही पूजा करके किचन में जा रही थी, तभी विक्रम को देखकर उससे पूछती है, बहुत जल्दी उठ गया बेटा, कहीं जल्दी जाना है क्या? विक्रम बोलता है, मां जाना तो कहीं नहीं है, बहुत दिन हो गए आपके साथ मंदिर नहीं गया, तो सोचा अभी वर्क प्रेशर कम है तो क्यों ना आपके साथ मंदिर चलूं। मां खुश होकर बोलती है, तू जल्दी से तैयार हो जा, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूं। मंदिर से तू सीधा ऑफिस चले जाना, मैं मैक्स के साथ ऑन्टो से वापस घर आ जाऊंगी। विक्रम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाता है और बाहर डाइनिंग रूम में मैक्स के साथ खेलने लगता है। मां खाना टेबल पर लगाकर उसे खाने के लिए बोलती है। खाना देखकर विक्रम बोलता है, क्या बात है आलू के पराठे, मां आपके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। मां बोलती है, कब तक मुझसे खाना बनवाता रहेगा, मेरे लिए बहू ले आना, अब तो मैं भी बहू के हाथ के पराठे खा लूं। विक्रम कहता है, मां जब शादी होनी है तब हो जाएगी, आप मुझे प्रेशराइज्ड मत करो, अभी नेक्स्ट वीक मैं ट्रेड फेयर के कारण बहुत बिजी रहूंगा। स्नेहलता जी चुप हो गई। खाना खाने के बाद विक्रम और स्नेहलता जी बाहर आकर ताला लगा देते हैं। विक्रम सिटी बजाता है और कार का दरवाजा खोल देता है। मैक्स भागकर कार की पिछली सीट पर बैठ जाता है और विक्रम और मां आगे की सीट पर बैठ जाते हैं। विक्रम कार ड्राइव करने लगता है। गाड़ी पहाड़ों की घुमावदार सड़कों से होती हुई मंदिर पहुंच जाती है। विक्रम मैक्स की रस्सी को कार के टो हुक से बांध देता है। दोनों मां और विक्रम मंदिर दर्शन के लिए चले जाते हैं और मैक्स उनके बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद मां और विक्रम मंदिर से बाहर आते हैं। मां प्रसाद का छोटा सा टुकड़ा मैक्स के मुंह में भी डाल देती है। मैक्स पूंछ हिलाने लगता है जैसे प्रसाद के लिए वो भी इंतजार कर रहा हो। विक्रम मैक्स को हुक से खोलता है और रस्सी मां को पकड़ा देता है। एक ऑन्टो को रोककर मां और मैक्स को घर भेज देता है और खुद कार ड्राइव करके ऑफिस चला जाता है। अगले 2-3 दिन विक्रम ट्रेड फेयर की तैयारी में बहुत बिजी होता है। यह दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। ट्रेड फेयर वाले दिन विक्रम जल्दी घर से निकल जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर एक बड़े से मैदान में भव्य ट्रेड फेयर का आयोजन हो रहा था, जिसमें देश और विदेश की कंपनियां अपना स्टॉल लगाए हुए थीं। वहीं पर विक्रम की कंपनी का भी बहुत बड़ा स्टॉल था और विक्रम अपने स्टॉल का इंचार्ज था। उनकी कंपनी का थीम मेडिकल क्षेत्र में हो रही क्रांति को दर्शाना था। विक्रम की कंपनी के चेयरमैन मिस्टर गुप्ता भी आए। वो विक्रम से बहुत इंप्रेस थे और उसे प्रमोशन और पार्टनरशिप का ऑफर देते हैं। विक्रम के सहकर्मी उसे बधाई देते हैं। दोपहर खाना खाने के लिए वहीं ट्रेंड फेयर में बने फूड कोर्ट जाता है। वहीं उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। ब्लू जीन्स और लाल रंग की जैकेट में वो बलासी लग रही थी। गोरा रंग, बेदाग त्वचा, छरहरा बदन, और जब वो हंस रही थी तो विक्रम की नजर उसके सुंदर चेहरे पर ही टिक गई। वो टकटकी लगा के उस लड़की को देख ही रहा था कि उसका एक कॉलीग विकास उस लड़की के पास जाता है। विकास उस लड़की से बोलता है, रश्मि तुम आ गई यार, सुबह का बोलकर दोपहर को आ रही हो। रश्मि विकास से कहती है, सॉरी भैया, आपको तो पता ही है कि कल रात वीक एंड था, तो दोस्तों के साथ पार्टी करते समय टाइम का ध्यान ही नहीं रहा, तो सुबह देर से जागी तो यहां भी देर से आई। वैसे यह जगह मस्त है एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटर पास। चलो मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाती हूं। रश्मि अपने दोस्तों की तरफ देख के बोलती है, फ्रेंड्स यह है मेरे कजिन विकास भैया, इन्होंने ही हमें यहाँ के विजिटर पास दिए हैं। रश्मि के साथ 5-6 लड़के लड़कियों का ग्रुप था जो उसी की उम्र 25-20 साल के लग रहे थे। विक्रम अभी भी टकटकी लगाकर रश्मि को देख रहा था। तभी विकास की नजर विक्रम पर पड़ती है और वो विक्रम को बुलाता है और रश्मि से बोलता है, रश्मि इनसे मिलो, ये मेरे बॉस और दोस्त विक्रम है, मैं इन्हीं के अंडर रिसर्च करता हूं। फिर विकास विक्रम से बोलता है, विक्रम सर, मीट माय कजिन रश्मि, ये यहीं सोलन में ही रहती है।
अभी अभी इसने अपना मास्टर्स किया है। विक्रम और रश्मि एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। रश्मि विक्रम को देखती है। टेलर मेड सूट, एक्सपेंसिव वॉच को देखकर उसे विक्रम के स्टेटस का अंदाजा हो जाता है। देखने में भी विक्रम किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रहा था। विकास विक्रम से इजाजत लेके वापस स्टॉल पर चला जाता है। विक्रम और रश्मि आपस में बातें करने लग जाते हैं। रश्मि हंसते हुए बोलती है, वैसे आप काफी गंभीर लगते हैं, क्या आप हमेशा इतने शांत रहते हैं? विक्रम भी हंसते हुए जवाब देता है, वैसे तो नहीं, लेकिन आपकी बात सुनने के लिए शांत रहना बनता है। रश्मि पूछती है, आप बद्दी जैसे छोटे शहर में क्या कर रहे हैं? आप तो बड़े शहरों के लायक लगते हैं, किसी भी बड़े शहर में आपको बढ़िया जॉब मिल सकती है। विक्रम जवाब देता है, मुझे शांति पसंद है। वैसे तो मैं दिल्ली से हूं, पर वहां शोरगुल और तनाव मुझे थका देता था। आप यहां क्यों? रश्मि बेपरवाही से जवाब देती है, बस दोस्तों के साथ घूमने आई थी। वैसे यह जगह मुझे थोड़ी बोरिंग लगती है। विक्रम बोलता है, यहीं पास में ही एक छोटा सा ओपन एयर कैफे है, अच्छी जगह है। अगर आप चाहे तो हम वहां पर कॉफी या चाय पी सकते हैं। वहां की पेस्ट्री बहुत बढ़िया है। आप अपने फ्रेंड्स को भी चलने को बोल सकती है। रश्मि हंसते हुए बोलती है, वो बाद में आ जाएंगे। बाय द वे, आई एम ए चाय पर्सन और मुझे पेस्ट्री बहुत पसंद है। दोनों हंसने लगते हैं और बाहर पार्किंग में आ जाते हैं। विक्रम की बड़ी कार देखकर रश्मि की आंखों में चमक आ जाती है। दोनों कार में बैठकर पास के एक कैफे में आ जाते हैं। विक्रम 2 चाय और कुछ पेस्ट्री का ऑर्डर देता है और वो चाय पीते हुए बातें करते हैं। बातों बातों में विक्रम बताता है कि घर में परिवार के नाम पर सिर्फ मां है और एक शरारती कुत्ता मैक्स। रश्मि बताती है कि उसकी फैमिली में डैड विजय प्रताप, जो आर्मी से रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, मां कुसुम हाउसवाइफ है और एक प्यारी छोटी बहन राधिका है, जो बहुत ही सिंपल और शर्मीली है। बातों बातों में दिन ढल जाता है। फिर विक्रम रश्मि को उसके घर ड्रॉप कर देता है और घर की तरफ गाड़ी ड्राइव करने लगता है। रश्मि का चेहरा अभी भी उसके जहन में चल रहा था। उसकी आंखें, स्माइल, सब कुछ परफेक्ट था। सोचते सोचते घर कब आ गया पता ही नहीं चला। घर आकर विक्रम हर रोज की तरह मां के साथ चाय पीते हुए बातें करता है। मैक्स हमेशा की तरह इधर उधर भाग रहा होता है। विक्रम एक बिस्कुट मैक्स की तरफ फेंकता है, जिसे मैक्स हवा में ही कैच कर लेता है और फिर से भाग जाता है। विक्रम स्नेहलता जी ने बोलता है, मां, भगवान और आपके आशीर्वाद से आज मुझे प्रमोशन मिली है। स्नेहलता जी खुश होकर बोलती है, यह तेरे अथक परिश्रम का फल है। भगवान तुझे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। अब तो सब सेठ है, तो बहू ले आना बेटा। मां की बात सुनकर विक्रम बस एक हल्की सी स्माइल देता है। मां समझ जाती हैं कुछ तो है। विक्रम ने शादी का कोई विरोध नहीं किया। इसका मतलब है कि उसे कोई लड़की पसंद है। वो मन ही मन में मुस्कुराती है। दिन बीतते जाते हैं और विक्रम और रश्मि अक्सर मिलते रहते हैं। एक दिन विक्रम रश्मि को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है। एक जगह पर गाड़ी रोककर रश्मि को बाहर आने को बोलता है। यह जगह बहुत ही सुंदर थी और यहां से सनसेट बहुत प्यारा लग रहा था। विक्रम रश्मि का हाथ पकड़ता है तो रश्मि चौंक जाती है। विक्रम रश्मि से कहता है, मेरी मां को एक बहू चाहिए और अपने जीवन साथी के रूप में मुझे नहीं लगता तुमसे अच्छी लड़की मुझे मिल सकती है। ये पिछले दिन मेरी जिंदगी के बेस्ट दिन हैं। आई एम इन लव विद यू रश्मि। अगर तुम्हें भी सेम फील होता है तो बता दो, अगर नहीं वो भी बता दो, नो हार्ड फीलिंग्स। रश्मि चहकते हुए जवाब देती है, अरे बुद्धू, इतना टाइम लगा दिया, मैंने तो सोचा था कि तुम बोलोगे ही नहीं। आई एम इन लव विद यू टू। विक्रम खुशी से जंप करता है और रश्मि को गले लगा लेता है। विक्रम को जैसे पंख लग गए थे, वहीं रश्मि खुश थी कि विक्रम जैसा अमीर लड़का उसका पति होगा और वो किसी राजकुमारी की तरह जिंदगी जिएगी। थोड़ी देर बातें करने के बाद विक्रम रश्मि को उसके घर ड्रॉप कर देता है और अपने घर आ जाता है। घर आते ही विक्रम मां को गले लगा लेता है। मैक्स पास में ही उनके गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। स्नेहलता जी पूछती हैं, अरे क्या हुआ, आज बहुत खुश लग रहा है। विक्रम शर्माते हुए जवाब देता है, मां, आप कब से बोल रही हो, घर में बहू ले आ। कोई है जो इस घर की बहू बन सकती है। मां खुश होकर बोलती है,
यह सुनने के लिए तो मैं कब से तरस रही हूं। जल्दी बोल, कौन है वो लड़की? विक्रम बोलता है, सॉरी मां, आपको तो बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन मुझे यह श्योर नहीं था कि वो लड़की मेरे बारे में क्या सोचती है। आज ही सब श्योर हुआ तो सबसे पहले आपको ही बता रहा हूं। स्नेहलता जी बोलती हैं, तुझे कोई लड़की पसंद आ गई है? मेरे लिए तो वही काफी है। चल बता, क्या नाम है उसका? विक्रम बताता है, मां उसका नाम रश्मि है, यहीं सोलन से है, लड़की पढ़ी लिखी है, फादर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, मां हाउसवाइफ है और एक छोटी बहन है। विक्रम स्नेहलता जी को रश्मि की पिक्चर दिखाता है। इतनी सुंदर लड़की को देखकर मां बहुत खुश होती है। ना तो उन्होंने पूछा कि लड़की किस खानदान से है और क्या जाती है, वो तो इस बात से खुश थीं कि फाइनली विक्रम को कोई लड़की पसंद है। वो विक्रम से डिटेल्स पूछती है ताकि वो रिश्ते की बात पक्की कर सके। विक्रम सारी जानकारी स्नेहलता जी को दे देता है। कुछ दिन बाद स्नेहलता जी और विक्रम रश्मि के घर जाते हैं। घर पर रश्मि के माता पिता पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। ब्रिगेडियर साहब और उनकी पत्नी मेहमानों का स्वागत करते हैं और बातें करने लगते हैं। मैक्स भी उनके साथ में ही था, क्योंकि उसे घर पर अकेले नहीं छोड़ सकते थे। मैक्स अच्छे बच्चे की तरह विक्रम के पास जमीन पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में रश्मि चाय लेकर आती है। स्नेहलता जी रश्मि की झोली में शगुन और एक सोने का हार डालती है। वहीं पास में रश्मि की बहन राधिका भी खड़ी होती है। राधिका सिंपल सी प्यारी सी लड़की है। दोनों परिवार शादी की डेट फाइनल कर लेते हैं। थोड़े दिन बाद विक्रम और रश्मि शादी के बंधन में बंध जाते हैं। विक्रम और रश्मि की शादी के शुरुआती महीने खुशहाल होते हैं। स्नेहलता रश्मि का हर तरह से ख्याल रखती है। बंगले में रश्मि के लिए एक अलग कमरा बनाया जाता है, जिसमें बड़े शीशे, एक मेकअप टेबल और आरामदायक फर्नीचर होता है। विक्रम रश्मि से बहुत प्यार करता है और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता है। रश्मि के लिए तो यह सब किसी ख्वाब के सच होने जैसा था। उसके मुंह से बात निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। सब खुशी से चल रहा था और समय के साथ रश्मि एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। स्नेहलता जी को तो जैसे जिंदगी में किसी और चीज की इच्छा नहीं थी। वो भगवान को धन्यवाद करती हैं और विक्रम की भी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। बच्चे का नाम आदित्य रखते हैं। इस सब से अगर कोई उदास था तो वो रश्मि थी। उसे महसूस होने लगता है कि अब उसकी आजादी छिन गई है। रश्मि घर के काम और आदित्य के साथ बिजी रहती है, पर धीरे धीरे उसे अपने पुराने दोस्त और लाइफस्टाइल याद आता है और वो उदास रहने लगती है। विक्रम अपनी तरफ से उसे खुश रखने की हर संभव कोशिश करता है, पर रश्मि के दिमाग में यही चल रहा होता है कि कैसा वो अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाए। तभी एक दिन रश्मि का फोन बजता है और फोन में उसके मामा जी बताते हैं कि रश्मि के मॉम और डैड का कार एक्सीडेंट हुआ है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। रश्मि रोने लगती है और स्नेहलता जी उसका रोना सुनकर जल्दी से रश्मि के पास आती है और पूछती हैं, रश्मि क्या हुआ बेटा? रश्मि रोते हुए बोलती है, मां, मॉम और डैड हमें छोड़कर चले गए। स्नेहलता जी उसे गले से लगाकर सांत्वना देते हैं और विक्रम, जो कि इस समय ऑफिस में था, उसे फोन करके सब बताती है। विक्रम जल्दी से घर आ जाता है और रश्मि को हौसला देता है। विक्रम, स्नेहलता जी, रश्मि, आदित्य और मैक्स को लेकर जल्दी से रश्मि के पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं। घर के अंदर दोनों लाशें फर्श पर पड़ी थीं। पास में राधिका बैठी थीं और रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। रश्मि भागकर अपने मॉम डैड की बॉडी से लिपट जाती है और फिर राधिका को गले लगाकर रोने लगती है। बाकी रिश्तेदार पास में ही खड़े होते हैं। विक्रम आगे बढ़कर दोनों बहनों को तसल्ली देता है। अगले दिन अंतिम संस्कार के बाद जब सब रिश्तेदार चले जाते हैं तो रश्मि विक्रम से बोलती है, विक्रम, अगर आपको या मां को कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम राधिका को अपने घर पर साथ रख सकते हैं? विक्रम जवाब देता है, क्यों नहीं, राधिका मेरी बहन की तरह है और मैं अपनी मां को जानता हूं, वो भी चाहेंगी कि अब राधिका हमारे साथ रहे। एक दो दिन के बाद सब राधिका के साथ घर वापस आ जाते हैं। राधिका का शांत स्वभाव और उसकी सादगी से हर कोई प्रभावित होता है। राधिका सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती है और स्नेहलता जी को किचन में हेल्प करती है। विक्रम और रश्मि थोड़ी देर से जागते हैं। उनके जागने के बाद राधिका आदित्य और मैक्स को लेकर गार्डन में चली जाती है।
उसके बाद सब नाश्ता करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे करते कई दिन बीत जाते हैं। राधिका ने आदित्य की पूरी जिम्मेदारी ले ली थी और रश्मि को अब ज्यादा खाली समय मिलता था। वो फोन पर अपने फ्रेंड्स से बातें करती है और पुराने दिनों को याद करती है। वैसे तो विक्रम ने कभी भी रश्मि को उसके दोस्तों से मिलने से कभी मन नहीं किया था, पर रश्मि इसे अवॉइड कर रही थी। पर अब राधिका के आने के बाद उसके पास काफी फ्री टाइम होता है। पिछले काफी समय से विक्रम भी किसी नए प्रोजेक्ट में बहुत बिजी था, तो लेट घर आता था और फ्री टाइम में आदित्य और मैक्स के साथ खेलता था। रश्मि के साथ टाइम स्पेंड करता था, पर पार्टी और नाइट लाइफ से दूर रहता था, जिसे रश्मि सबसे ज्यादा मिस कर रही थी। एक दिन उसके दोस्त उसे एक गेट टुगेदर के लिए बोलते हैं। रश्मि हामी भर देती है। रात को विक्रम के घर आने से बाद बोलती है, विक्रम, मुझे यहां कुछ वक्त के लिए अकेले घूमने जाना है। हर वक्त घर में बंद रहना मुझे पसंद नहीं। विक्रम रश्मि की तरफ देखकर बोलता है, तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो, लेकिन ध्यान रखना। रश्मि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कल के प्लान के बारे में सोचती हुए सो जाती है। सुबह कुछ घर का काम करने के बाद वो बाहर जाने के लिए तैयार होती है। फिर स्नेहलता जी से कहकर शहर जाती है। वहां वह अपने दोस्तों से मिलती है और अपनी पुरानी जीवन शैली को याद करते हुए अपनी दोस्त पूजा से कहती है, यार वो भी क्या दिन थे। हर रोज मजा मस्ती, नाइट लाइफ और पार्टी। अब तो लगता है कि मैं पिंजरे में कैद हूं। उसकी दोस्त पूजा बोलती है, तूने भी तो इतनी जल्दी शादी कर ली। हम सब तुझे बहुत मिस करते हैं। रश्मि पूजा से कहती है, पैसे के लिए मैंने विक्रम से शादी तो कर ली, पर हम दोनों बिल्कुल उल्ट हैं। पूजा हंसते हुए बोलती है, आई कैन इमेजिन। कहां तू सुबह 5 बजे घर लौटने वाली और कहां हमारे सीधे साधे जीजू 5 बजे मंदिर जाने वाले। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। कई सालों के बाद रश्मि को आजादी महसूस होती है। 2.5 साल कैसे बीत गए थे और अब वो एक 1.5 साल के बच्चे की मां है। पर शायद रश्मि को आदित्य से भी प्यार नहीं था, क्योंकि वो आदित्य को भी अपने पांव की जंजीर समझती थी। वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आना चाहती है। इसी तरह वो बहाने बनाकर बाहर हमेशा दोस्तों के साथ जाना शुरू कर देती है। विक्रम और स्नेहलता जी भी पहले इग्नोर कर देते हैं, पर धीरे धीरे रश्मि देर रात तक बाहर रहने लगती है तो विक्रम उसे टोकता है, तो उल्टा रश्मि उससे झगड़ा करने लगती है। घर की शांति के लिए विक्रम चुप कर जाता है। दूसरी ओर स्नेहलता जी और राधिका आदित्य का ख्याल रखते हैं। राधिका, जो बेहद धार्मिक और दयालु है, आदित्य को भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाती है। मैक्स भी आदित्य के पास हर समय रहता है और किसी बड़े भाई की तरह हर समय उस पर नजर रखता है। सभी आदित्य को प्यार से आदि बुलाते हैं। अब तो आदि 8 साल से अधिक हो गया है और उसने थोड़ा थोड़ा चलना भी शुरू कर दिया है। घर में हर कोई उसके चलने गिरने का आनंद ले रहा था, पर रश्मि अपनी ही दुनिया में मस्त थी। राधिका और स्नेहलता जी आदि का ध्यान रखते हैं, तो अब रश्मि को और भी आजादी महसूस होने लगी थी। राधिका को भी अपनी बहन के पुराने रंग ढंग पता थे और वो एक दिन रश्मि से बोलती है, दीदी, वैसे मेरा कोई हक तो नहीं बनता आपकी लाइफ में दखल दूं, पर एक बात आपकी बहन होने के नाते से बोलती हूं, आप प्लीज अपनी गृहस्थी पर फोकस करें। ऐसे बाहर जाना अब ठीक नहीं है। मत भूलिए, आप अब किसी की पत्नी, किसी की बहू और एक बच्चे की मां हैं। रश्मि राधिका की बात सुनकर तिलमिला उठी। तुम्हें इस बारे में नहीं बोलना चाहिए। जब मेरे पति को कोई ऐतराज नहीं, तो तुम बोलने वाली कौन होती हो? राधिका चुप हो जाती है, पर उसे इस बात का अफसोस होता है कि रश्मि उसकी बहन है और वो किस तरह से स्नेहलता जी और विक्रम की अच्छाई का फायदा उठा रही है। धीरे धीरे समय बीतता है। इसी दौरान विक्रम के ऑफिस में सुनील नाम का 27 साल का लड़का ज्वाइन करता है। देखने में सुनील हैंडसम और ट्रेंडी लगता है। लंबा कद और कसरती शरीर पर एक नंबर का लेट डे डेथ है की बाज। वो मुंबई से आया था और कुछ ही दिनों में विक्रम के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। सुनील का परिवार मुंबई में ही रहता है और वो यहां पर एक किराए के फ्लैट में रहता है। बातों बातों में विक्रम सुनील को घर पर डिनर पर बुलाता है। शाम को विक्रम रश्मि को बताता है कि उसने अपने एक सहकर्मी को कल डिनर पर बुलाया है, तो वह घर पर रहकर मां की हेल्प करे। रश्मि अनमने से हां में सिर हिला देती है। अगले दिन ऑफिस के बाद सुनील विक्रम के साथ उसके घर पर आता है।
घर को देखकर सुनील विक्रम से बोलता है, विक्रम तुम्हारा घर तो बहुत शानदार है। विक्रम हंसकर जवाब देता है, तू इसे अपना ही घर समझ। चल अंदर तुझे अपनी फैमिली से मिलवाता हूं। अंदर बैठक में स्नेहलता जी आदि को गोद में लेकर सोफे पर बैठी थी। उन्हें देखकर विक्रम सुनील से बोलता है, यह है मेरी प्यारी मां और तेरा भतीजा आदि। सुनील आगे बढ़कर मां के पांव छूता है। स्नेहलता जी उसे आशीर्वाद देती हैं और बोलती हैं, तुम दोनों हाथ मुंह धोकर पहले खाना खा लो। मैं बहू को तब तक टेबल लगने को बोलती हूं। विक्रम सुनील को वॉशरूम का रास्ता बताता है। दोनों फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में रश्मि और राधिका खाना लेकर किचन से बाहर आती हैं। विक्रम सुनील से कहता है, मीट माई ब्यूटीफुल वाइफ रश्मि, और उनके साथ में हम सबकी लाडली मेरी साली साहिबा राधिका। रश्मि नीले रंग की साड़ी में बहुत जच रही थी। सुनील भी उसे देखता रह जाता है और नमस्ते बोलता है। स्नेहलता जी, रश्मि और राधिका टेबल पर बैठ जाते हैं। पास में आदि अपने वॉकर में इधर उधर चल रहा है। मैक्स आदि के साथ साथ चलता है। खाना खाते समय सब आपस में बातें कर रहे हैं और अचानक सुनील रश्मि को देखते हुए बोलता है, भाभी जी आप बहुत लकी हैं। विक्रम जैसा पति सबको नहीं मिलता। रश्मि हंसते हुए बोलती है, या फिर विक्रम लकी है। तभी विक्रम बोलता है, यार सबसे लकी मैं हूं। देवी जैसी मां, रश्मि जैसी जीवन साथी, राधिका के रूप में एक छोटी बहन, आदि जैसा प्यारा बेटा और मैक्स भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। पर साफ दिल का विक्रम यह समझ नहीं पाया कि रश्मि और सुनील आंखों आंखों में कुछ इशारा कर रहे थे। रश्मि सुनील की तरफ आकर्षित होती है। उसे महसूस होता है कि सुनील उसी की तरह फन लविंग और खुले दिमाग का लड़का है। सुनील भी बातों बातों में रश्मि को लपेटने की कोशिश करता है। डिनर के बाद सुनील रश्मि को चुपचाप अपना फोन नंबर देता है। विक्रम उसे मेन रोड तक अपनी गाड़ी में ड्रॉप करता है और वहां से टैक्सी लेकर सुनील अपने घर आ जाता है। अगले दिन रश्मि सुनील को मैसेज करती है और सुनील भी झट से रिप्लाई करता है। धीरे धीरे रश्मि और सुनील फोन पर बातें करते हैं और बाहर भी मिलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और सुनील रश्मि को अपने फ्लैट पर बुलाता है और रश्मि मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ देती है और उसके बाद रश्मि हमेशा सुनील को उसके फ्लैट पर ही मिलती है। राधिका को इस बारे में पता चल जाता है और वो रश्मि को चेतावनी देते हुए कहती है, दीदी ये सब गलत है। जीजा जी आपसे इतना प्यार करते हैं, आप उनका भरोसा मत तोड़िए। रश्मि गुस्से में कहती है, तुम चुप रहो, ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें मेरी किसी बात में दखल देने की जरूरत नहीं, और अपने कमरे में चली जाती है। राधिका का मन हुआ कि विक्रम को सब सच सच बता दे, पर अपनी बहन के बारे में ऐसी बात बोलने में उसे संकोच होता है और वो मन ही मन में बहुत दुखी होती है। विक्रम बेचारा किसी नई वैक्सीन को डेवलप करने में दिन रात जुटा हुआ था, वहीं रश्मि ये सब पाप कर रही है। एक दिन सुनील रश्मि से बोलता है, तुम विक्रम को छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। रश्मि गुस्से में कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मैंने विक्रम से शादी उसकी दौलत के लिए की थी और तुम बोलोगे हो उसे छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। जितनी तुम्हारी सैलरी है उससे डबल तो मेरे 1 महीने का खर्च है। सुनील बोलता है, तो तुम क्या चाहती हो हम इसी तरह मिलते रहें? रश्मि कहती है, क्यों ना हम विक्रम को अपने रास्ते से हटा दें? सुनील चौंक कर कहता है, यू मीन मर्डर? पागल हो गई हो क्या? अगर हम पकड़े गए तो? रश्मि कहती है, मेरे पास एक फूल प्रूफ प्लान है। विक्रम बहुत ही धार्मिक है। पास में एक पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर है। मैं किसी बहाने से विक्रम को वहां पर ले जाऊंगी। तुम पहले से ही वहां पर मौजूद रहना। वहां पर ज्यादा लोग नहीं होते और हम मौका मिलते ही विक्रम को वहां से धक्का दे देंगे। सुनील थोड़ी देर सोचकर बोलता है, प्लान तो अच्छा है, पर अगर किसी ने साथ में चलने को बोला? रश्मि हंसकर कहती है, बुढ़िया के घुटनों में दर्द रहता है तो वो नहीं जाएगी। आदि को मैं घर पर राधिका के पास छोड़ दूंगी। लाइन क्लियर? उसी रात को जब विक्रम घर आता है तो रश्मि उससे बोलती है, विक्रम, मैंने आदि के जन्म से पहले एक मंदिर में मन्नत मांगी थी और मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल गई। विक्रम पूछता है, कौन सा मंदिर? पहले तो तुमने कभी बताया ही नहीं। रश्मि जवाब देती है,
मुझे भी आज ही याद आया। यही सोलन से थोड़ा आगे पहाड़ पर देवी मां का मंदिर है, वहीं पर मन्नत मांगी थी। क्या तुम मेरे साथ वहां पर चल सकते हो? विक्रम कुछ सोचकर बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं तो ये तो कर्तव्य है मेरा। पर नेक्स्ट संडे को चलें तो ठीक है। इस हफ्ते मेरी वैक्सीन के ट्रायल का शेड्यूल है। रश्मि खुश होकर बोलती है, अगला संडे ठीक रहेगा। तुम अपने काम पर फोकस करो पहले। अगले संडे सुबह जल्दी उठकर विक्रम और रश्मि मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्नेहलता जी बोलती हैं, पता नहीं मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या किसी दूसरे दिन नहीं जा सकते तुम दोनों? विक्रम कहता है, मां आप व्यर्थ में ही घबरा रही हैं। हम तो भगवान के घर ही तो जा रहे हैं, तो वो ही हमारी रक्षा करेंगे। वैसे भी हम शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाएंगे, और अगर आपका मन करे किसी भी समय फोन कर लेना। दोनों मां के पैर छूकर आदि और राधिका से बाएं बोलकर कार में बैठने लगते हैं कि मैक्स भी गाड़ी में बैठने की कोशिश करता है, तो विक्रम उसे रस्सी से बांध देता है। दोनों 1.5 घंटे में मंदिर वाले पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। कार वहीं पर पार्क करके वो पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। सुनील पहले से ही छोटी के पास उनका इंतजार कर रहा था। रश्मि ने उसे पहले ही बता दिया था। बहुत ही कम लोग वहां पर मौजूद थे। करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद वो मंदिर पर पहुंच जाते हैं और माथा टेकते हैं। कुछ समय वहीं पर रुककर नीचे चलना शुरू कर देते हैं। तभी सुनील एक पेड़ के पीछे से आकर विक्रम को आवाज देता है, विक्रम रुको। विक्रम पीछे मुड़कर देखता है कि यह तो सुनील है और चौंकते हुए पूछता है, तुम यहां? सुनील कहता है, यही मंदिर आया था। आज संडे है तो सोचा थोड़ा आसपास एक्सप्लोर कर लूं। बहुत सुना था इस मंदिर के बारे में तो चला आया। विक्रम बोलता है, चलो इसी बहने मंदिर तो आया। तीनों हंसने लगते हैं। तभी सुनील चौंकते हुए बोलता है, अरे वह क्या है? विक्रम पूछता है, कहां पर? सुनील जवाब देता है, वो पहाड़ के एज पर थोड़ा नीचे कुछ है वहां पर। विक्रम किनारे पर जाकर नीचे देखता है और तभी सुनील उसे धक्का दे देता है। गिरते हुए विक्रम की चीख जंगल में गूंजती है। सुनील जल्दी जल्दी पहाड़ से उतरना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद रश्मि जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मंदिर की तरफ भागती है। वहां पर पुजारी जी और कुछ लोग मौजूद थे और रश्मि से पूछते हैं, क्या हुआ? रश्मि रोते हुए बोलती है, मेरी मदद कीजिए। मेरे हस्बैंड का पैर फिसल गया है और वो नीचे गिर गए हैं। सभी लोग दौड़कर उस जगह पहुंचते हैं। पुजारी जी कहते हैं, बेटी यह तो सैकड़ों फुट की खाई है और यहां से बचना नामुमकिन है। मुझे लगता है हमें पुलिस को सूचना दे देनी चाहिए। पुजारी जी पुलिस को बुला लेते हैं और थोड़ी देर में पुलिस पहुंच जाती है और विक्रम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद इन्हें विक्रम की कटी फटी लाश मिलती है। रश्मि जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। इंस्पेक्टर राधिका का फोन नंबर लेकर उसे कॉल करते हैं और विक्रम के साथ हुए हादसे के बारे में बताते हैं। राधिका और स्नेहलता जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और रो रो कर दोनों का बुरा हाल हो जाता है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और रश्मि का बयान लेकर एक हवलदार उसे पुलिस जीप में घर छोड़ देता है। रश्मि एक्टिंग करते हुए पत्थर सी चलती हुई घर के अंदर आती है और राधिका और स्नेहलता जी के गले लगकर जोर से रोने लगती है। मैक्स और आदि दोनों समझ नहीं पाते क्या हो रहा है और दोनों अपने अपने तरीके से उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं। अगले दिन विक्रम की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दी जाती है। घर वाले और रिश्तेदार विक्रम का अंतिम संस्कार कर देते हैं। घर में तो जैसे मातम पसरा था। रश्मि सुनील को कुछ दिन ना मिलने को बोलती है ताकि किसी को कोई शक ना हो। कुछ दिन बाद रश्मि को घर पर कुछ अजीब सा महसूस होता है कि जैसे कोई हर समय उसे देख रहा हो। हर समय उसे किसी को मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन वो उसे अपने मन का वहम मानकर इग्नोर कर देती है। तभी एक रात रश्मि को नींद घर के बाहर गार्डन में कुछ हलचल से खुलती है। वो खिड़की से बाहर देखती है। मैक्स यहां वहां दौड़ रहा होता है, जैसे कि वो किसी के साथ खेल रहा हो। रश्मि को यह बहुत अजीब लगता है क्योंकि विक्रम के जाने के बाद मैक्स भी उदास था। उसने बाहर खेलना, दौड़ना लगभग बंद कर दिया था और इतनी रात को वो खेल रहा था।
रश्मि टाइम देखती है तो रात के 3 बज रहे थे। वो वापस बेड पर जाकर दोबारा सो जाती है। अगले दिन घर के ही कामों बिजी रहती है। अगली रात को वो जल्दी अपने बेडरूम में चली जाती है। आदि बेड पर बैठा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है और वो सुनील के साथ चैटिंग करने में बिजी होती है। अचानक वो नोटिस करती है कि आदि रूम के एक कोने में देखकर हंस रहा है और बेड से उतरकर धीरे धीरे उस कोने में जाता है और तोतली जुबान में पापा पापा बोलता है। रश्मि की तो जैसे सांस अटक जाती है और वो कमरे में इधर उधर देखने लगती है, पर कैमरे में कोई नहीं था। वो आदि को उठाकर वापस बेड में ले आती है और जबरदस्ती उसे सुला देती है। आदि के सोने के बाद वो सुनील को चैट पर बताती है कि उसे किसी मौजूदगी का एहसास हो रहा है, तो सुनील उसे रिलैक्स करने को बोलता है, क्योंकि ये सब उसके मन का वहम है। 1-2 दिन ठीक से बीतते हैं। फिर एक रात रश्मि खिड़की से बाहर देख रही थी। दूर पहाड़ियों में बने घरों में लगी लाइट्स ऐसे लग रही थीं मानो छोटे छोटे जुगनू हों। तभी एक हवा का झोंका उसके बाल उड़ा के उसका पूरा चेहरा कवर कर देता है। तभी रश्मि को कान में विक्रम की आवाज सुनाई देती है और वो बोल रहा था, मैं वापस आ गया हूं। यह सुन के रश्मि अपने चेहरे से जल्दी जल्दी बाल हटती है और पीछे देखती है, पर वहां पर कोई नहीं था। जब वो खिड़की से बाहर देखती है, वहां पर मैक्स था। वो कमरे के अंदर देख रहा था और अपनी पूंछ हिला रहा था। रश्मि को अब पूरा विश्वास हो जाता है कि कुछ तो इस जगह ठीक नहीं है। वो जल्दी से सुनील को फोन करती है और सब कुछ बताती है और उससे मिलने के लिए कहती है। सुनील उसे समझता है अभी मिलना ठीक नहीं है, क्या पता पुलिस या कोई और नजर रख रहे हो। लेकिन रश्मि कुछ नहीं सुनती, तो सुनील उसे अगले दिन मंदिर के पीछे मिलने को बुलाता है। अब रश्मि को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और डर भी लग रहा था। वो किसी तरह जैसे तैसे रात काट लेती है और सुबह जल्दी मंदिर के लिए निकल जाती है। सुनील उसे समझता है कि वे सब उसके मन का वहम है और कुछ दिन और फिर वो पहले की तरह मिल सकते हैं। रश्मि घर वापस आ जाती है। अब रश्मि को यह घर खाने को आ रहा था और साथ में उसे एक अनजान शक्ति की मौजूदगी का भी एहसास हो रहा था। वहीं स्नेहलता जी और राधिका धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में आने का प्रयास कर रहे थे। दोनों अपना ज्यादातर समय आदि की देखभाल में ही लगा रहे थे। रश्मि को ना तो विक्रम से प्यार था और ना ही आदि से कुछ ज्यादा लगाव। राधिका ही मां की तरह आदि का ख्याल रखा करती थी। रश्मि फिर से बाहर जाना चाहती थी, पर अभी विक्रम को मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, तो वो मन मार के घर पर ही रहती है। आज रात को चंद्र ग्रहण था। पता नहीं रश्मि को महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो रात को सोने की कोशिश करती है पर सो नहीं पाती। रात को करीब 1 बजे चंद्र ग्रहण शुरू हो जाता है। रश्मि को घर के पीछे जंगल में सियारों के रोने की आवाज आती है और उसके शरीर में एक सिहरन पैदा हो जाती है। वो डर के मारे अपने कानों को तकिए से ढक लेती है। तभी उसे एक साया बेड की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से पीछे देखती है तो डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। वो देखती है विक्रम उसकी ओर आ रहा है और उसने वही कपड़े पहने हैं जो उसने मंदिर जाने पर पहने थे। वही ब्लू डेनिम और काली लॉन्ग स्लीव शर्ट खून से सनी हुई थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था और चेहरा बुरी तरह से कटा हुआ था। वो रश्मि के बिल्कुल पास आकर अपना चेहरा रश्मि के चेहरे के बिल्कुल पास लाकर डरावनी आवाज में बोलता है, मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? और जोर जोर से हंसने लगता है। रश्मि फिर से जोर से चीखती है। इस बार उसकी चीख सुनकर स्नेहलता जी और राधिका दौड़कर उसके कमरे में आते हैं। वो राधिका से लिपटकर रोने लगती है और बहाना बनती है उसने कोई डरावना सपना देखा। स्नेहलता जी उसके साथ ही सो जाती हैं, पर रश्मि को अभी भी नींद नहीं आ रही थी, पर वो बस आंखें बंद करके लेती रही और अचानक उसकी आंख लग गई। रश्मि दोपहर बाद जागती है और बाहर ड्राइंग रूम में जाकर राधिका से पूछती है कि उसे जगाया क्यों नहीं। राधिका बोलती है, मां ने मना किया था ताकि रश्मि को कुछ आराम मिल सके। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, रश्मि को और डर लग रहा था। वो आदि को राधिका को देकर घर से बाहर चली जाती है और सीधा सुनील के फ्लैट पर पहुंचती है। सुनील शराब पी रहा था और रश्मि की इस समय देखकर चौंक जाता है। रश्मि जल्दी से अंदर आ जाती है और सुनील को रात के बारे में सब कुछ बता देती है। सुनील को उस पर विश्वास नहीं होता और हंसने लगता है।
रश्मि कहती है, मैंने जो कल रात देखा वो बिल्कुल सच है। मैंने विक्रम को अपने चेहरे से बस 2 इंच की दूरी से देखा है। लाल आंखें, डरावना चेहरा जैसे कि कोई लाश सड़ रही हो, और उसकी आवाज सुनकर मेरे प्राण नहीं निकल गए। यही गनीमत है। सुनील जोर से हंसता है और कहता है, डार्लिंग, यह बस तुम्हारा डर है या फिर तुम मन में गिल्टी फील कर रही हो? कहां है वो? अब बुलाओ उसे। अगर वो आ गया तो मैं इसे मेरे फ्लैट के पीछे वाली खाई में फेंक कर फिर से मार दूंगा, जैसा उसे पहाड़ से धक्का मार के मारा था। अभी सुनील इतना बोलकर एक और पैग खत्म करता है, तभी उसे बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। रश्मि उसे दरवाजा खोले से मना करती है, पर शराब के नशे में सुनील लड़खड़ाता हुआ दरवाजा खोलता है। बाहर विक्रम था। आज उसका चेहरा पिछली रात से भी डरावना लग रहा था। सफेद चेहरा, बहुत सारे कटने के निशान, लंबे दांत मानो उसके होंठों को फाड़ कर बाहर आ रहे थे। वह सुनील का गला पकड़कर फ्लैट में अंदर आ गया। रश्मि इस बार चीख भी नहीं पा रही थी, बस पुतले की तरह आंखें फाड़कर एकटक देखती जा रही थी। विक्रम डरावनी आवाज में सुनील से बोलता है, दोस्त, एक बार धक्का देकर दिल नहीं भरा, और जोर जोर से हंसने लगता है। सुनील बोलना चाहता है, पर विक्रम के लंबे नाखून उसकी गर्दन में ढन से होते हैं। विक्रम उसे फ्लैट के पीछे बालकनी में ले जाता है और उठा के खाई में फेंक देता है। रश्मि तो जैसे ये सब देखकर नींद से जगती है और पागलों की तरह फ्लैट से निकलकर सड़क पर दौड़ने लगी। वहां से घर करीब 1 घंटे की दूरी पर था, लेकिन रश्मि बदहवास दौड़ती रही। घर पहुंचकर वो सीधे स्नेह लता जी के पास जाती हैं और बोलती है, वो मुझे भी मार डालेगा, बचा लो मुझे। स्नेह लता जी पूछती हैं, कौन मार डालेगा? तो रश्मि जवाब देती है, विक्रम, उसने उसे मार डाला, अब मुझे मार देगा। तभी रश्मि को विक्रम घर के अंदर आता दिखाई देता है। वो बोलती है, वो आ गया, वो अब मुझे नहीं छोड़ेगा। न तो स्नेह लता जी और ना ही राधिका को विक्रम नजर आता है। रश्मि फिर से बोलती है, वो अब अपना बदला लेने आ गया है। मैंने और सुनील ने मिलकर विक्रम को मारा था। विक्रम ने सुनील को मार दिया है और अब मुझे वो नहीं छोड़ेगा। बोलते बोलते रश्मि बेहोश हो जाती है। स्नेह लता जी और राधिका दोनों ये बात सुनकर सदमे में थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं होता कि रश्मि ऐसा भी कर सकती है। वो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। थोड़ी देर में उसे होश आती है और उसे कोने में विक्रम उसे घूरता हुआ दिखाई देता है और वो पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगती है। डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और उसे पागलखाने भेज देता है। रश्मि अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुकी थी। वहीं स्नेह लता जी और राधिका को फिर से उस दर्द का सामना करना पड़ता है और उससे भी ज्यादा दुख उनके रश्मि के किए पर होता है। विक्रम रश्मि पर कितना विश्वास करता था। दोनों उदास बैठे हैं, तभी विक्रम की आत्मा उनके सामने प्रकट होती है। चेहरे पर वही शांत भाव, निश्चल मुस्कान और सफेद कुर्ता पजामा पहने था। दोनों उसे देखकर खुश हो जाती हैं। विक्रम कहता है, मां, आप दुखी मत हो। जो भाग्य में लिखा होता है वो तो होकर रहेगा। दुख तो बस इसी बात का है, अब आपकी सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा और आदि को अपनी गोद में नहीं उठा सकता। रश्मि ने जो किया उसका फल तो उसे मिलेगा। स्नेह लता जी विक्रम से बोलती हैं, क्या तुम इसी तरह हमारे साथ नहीं रह सकते? राधिका भी कहती है, जीजू रुक जाइए ना। विक्रम की आत्मा जवाब देती है, मां, अगर मैं चाहूं भी तब भी नहीं रुक सकता। जितना मैं मोह माया में बंध गया उतनी मेरी आत्मा को तकलीफ होगी। और राधिका, तेरा ऋण पता नहीं मैं कैसे चुकाऊंगा। बस अगले जन्म में मेरी बहन बनकर आना। मेरा समय इस धरती पर अकाल मृत्यु के कारण अभी बचा हुआ है, लेकिन मैं यहां आपके साथ नहीं रह सकता। पर याद रखें, मैं हमेशा ही आसपास रहूंगा। अब मुझे जाना होगा। यह कहकर स्नेह लता जी और राधिका एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती है। उधर रश्मि को पागलखाने में होश आता है। वो एक कमरे में बंद थी। उसने इधर उधर देखा तो उसे छत पर विक्रम अपने डरावने रूप में दिखाई देता है। वो फिर से चीखना चाहती थी, तभी विक्रम उसके सामने आ जाता है और बोलता है, अगर तुम आदि से प्यार करती तो मैं तुम्हें एक मौका दे देता। यह सोचते हुए शायद मुझ में ही कोई कमी होगी जो तुम मुझे अपना ना सकी, पर तुम्हें तो आदि से भी कोई लगाव नहीं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा साया भी मेरे बच्चे पर पड़े, इसीलिए तुम यहीं रहो।
मैंने तुमसे कहा था ना रश्मि, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। और डरावनी आवाज में बोलता है, आखिर हमने 7 फेरे लिए हैं। जब तक तुम जिंदा हो मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जोर जोर से हंसने लगता है। रश्मि इसे देखकर जोर से चीखती है और डॉक्टर और नर्स आ जाते हैं। रश्मि पागलों की तरह विक्रम की ओर इशारा करते हुए कहती है, वो यहीं है। पर रश्मि के अलावा कोई भी विक्रम को देख नहीं पाता। रश्मि अब तक पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। तो दोस्तों, वैसे तो रश्मि को अपने किए की सजा तो मिल गई थी, लेकिन क्या यह रश्मि के साथ ज्यादती थी? क्या रश्मि इस तरह पागल होना डिजर्व करती है या नहीं? क्या विक्रम को रश्मि को भी सुनील की तरह खत्म कर देना चाहिए था, या इस तरह की जिंदगी रश्मि के लिए बेहतर इंसाफ था? आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दें। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें बताएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ यह कहानी शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाए, ताकि हम और भी अच्छी कहानियां आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई डरावनी घटना हुई है और आप दूसरों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन या ईमेल पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। कृपया अपना नाम और अपनी लोकेशन भी शेयर करें, ताकि हम स्टोरी में आपका नाम और लोकेशन बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर से अगली कहानी में मिलने का वादा करते हैं। हमेशा याद रखिए, आपके कर्म हमेशा आपके साथ रहते हैं, तो कोशिश करें कि आप अनजाने में भी किसी का बुरा न करें।